सो वेलकम और वेलकम बैक टू बी टाइड स्टूडियोज हिंदी चैनल। पता नहीं इंट्रो कैसा है बट ठीक है। और यप मैं जानता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे ब्लूप्रिंट वीडियोस के लिए मेरे इंग्लिश चैनल पे। जितने भी इंडियन कमेंट्स थे होते ब्लूप्रिंट में ये ट्यूटोरियल बनाओ, ब्लूप्रिंट में वो ट्यूटोरियल बनाओ। बट व्हाट आई थिंक इज़ कि इफ़ मतलब नॉर्मली इंडियन ऑडियंस अनरियल इंजन अडेप्ट कर रही है, कोई सीखना चाह रहा है एंड वो डायरेक्टली पबजी बनाने या रीमेक करने के पीछे भाग रहा है, देन इन 99% केसेस ही वुड फेल। ये मतलब नहीं है कि मतलब डीमोरलाइज करने का कुछ वो मतलब नहीं है। बट द थिंग इज कि फॉर द टाइम बीइंग यू वुड हैव टू गेट अ जॉब। अंटिल तुम मान लो स्कूल में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक मान लो तुम थोड़े से बड़े हो और तुम्हें एक जॉब चाहिए होगी, और अगर तुम कोडिंग कर रहे हो मान लो ब्लूप्रिंट में, और किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो तुमसे ज़रूर पूछेगा कि ये कोई बेस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का बताओ या ये बताओ। तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा सी प्लस प्लस कवर करना शुरू करूँ और हिंदी चैनल ऑल्सो। ऑल्दो आई नो कि ब्लूप्रिंट वाले वीडियोस ही बहुत कम चलते हैं एंड सी प्लस प्लस तो और रेयर हो जाएगा। बट आई वुड कवर बोथ टॉपिक्स, क्योंकि अगर 5 लोग भी देख के उससे हेल्प मिले तो ठीक है, and not a wasted effort. So anyways, let's leave that topic ahead, नहीं let's leave that topic behind. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग अनरियल इंजन की ब्लूप्रिंट और सी प्लस प्लस को कंपेयर करने वाले हैं। नॉर्मली सी प्लस प्लस का मतलब एक बिगनर कोर्स मान लो, इसको बिगनर वीडियो मान लो। हम लोग देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन हमने जो ब्लूप्रिंट में बनाया है हम उसको कैसे सी प्लस प्लस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उस फंक्शन को और अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे उसको तुम सी प्लस प्लस में मेनली कॉल कर सकते हो और फिर उसको ब्लूप्रिंट के लिए ऐसा फंक्शन बना सकते हो सी प्लस प्लस में जो तुम ब्लूप्रिंट से खुद ही कॉल कर पाओ। तो चलो शुरू करें। अ, मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ हिंदी चैनल वीडियो नाम से, एंड ये सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट रहेगा। या एक काम करते हैं, ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर हम उसमें बाद में सी प्लस प्लस क्लास ऐड करेंगे। जस्ट इन द केस मान लो फ्यूचर में तुम कोई ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट बनाते हो और तुम्हें उसे सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है, सो मैं वो मान के चल रहा। तो ये एक एम्प्टी ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट है। और अगर तुम अनरियल इंजन के बारे में कुछ नहीं पता, देन आई वुड सजेस्ट कि 2 वीडियोस हमारे चैनल पे बिगनर फ्रेंडली हैं ही, वो देख लो पहले। एंड अब क्या करना है, अब एक एम टी सी प्लस प्लस क्लास ऐड करते हैं नन पे, या एक, हाँ ठीक है अभी के लिए नन नहीं करते हैं। तो नन क्लास ऐड करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, जो कि अभी पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट है, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट है या नहीं। तो तुम मान लो एक्सप्लोरर में अपना प्रोजेक्ट खोलो, ये हमारा वो प्रोजेक्ट है हिंदी चैनल वाला। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरेट विजुअल स्टूडियो फाइल्स। और विजुअल स्टूडियो किसके लिए यूज़ होता है, सी प्लस प्लस के लिए। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स कोड, यू नीड टू ऐड सी प्लस 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 सोर्स फाइल्स टू द प्रोजेक्ट फ्रॉम एडिटर बिफोर यू कैन जनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स। तो इसके पास अभी कोई भी प्रोजेक्ट फाइल्स है ही नहीं सी प्लस प्लस की जो ये कंपाइल कर सके। अब बेसिकली तुम्हारे पास कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे कि एक सोर्स फ़ोल्डर होगा जो कि तुम्हारा सारा सी प्लस प्लस कोड कंटेन करेगा। तो वो ऐड करने के लिए नॉर्मली हम एक एम टी सी प्लस प्लस क्लास ऐड करते हैं, जो कि वो सोर्स फ़ोल्डर बना देगा और सारी रिक्वायरमेंट्स स्वयं कंप्लीट कर देगा। सो बस एक क्रिएट क्लास, एम टी क्लास कर दो क्रिएट। 1 मिनट लगेगा बिकॉज थोड़ा कंपाइलेशन कंपाइलेशन करता है। एंड अगर तुम्हारा प्रोसेस कंपाइलेशन का बहुत स्लो है तो कुछ टिप्स। फर्स्टली हमेशा प्रोजेक्ट को एसएसडी पे रखो, हो सके तो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ हार्ड ड्राइव है देन मजबूरी कह सकते हैं उसको, बट ट्राई टू कीप इट ऑन एसएसडी एज मच एज पॉसिबल। और वुड यू लाइक टू एडिट द कोड नाउ, तो नोप। अब मैं इसको बंद कर देता, वापस आ जाते। ओ शेट, मेरी सारी इमेजेस लीक हो गई। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। तो ये हिंदी चैनल वाला, अब लीक करना है इसको। हिंदी चैनल वाला है। अब तुम देखोगे इसमें कुछ न्यू फाइल्स आ गई, एक डॉट एस एल एन आ गई,
जो कि तुम्हारी विजुअल स्टूडियो की मेन प्रोजेक्ट फाइल है। आज अगर तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे जो कंटेंट फ़ोल्डर है, सोर्स फ़ोल्डर है, प्लगइन फ़ोल्डर है, वो सब तुम्हें इसके अंदर शो करेगा। ये किसी क्लास की या ऑब्जेक्ट की या उसकी फ़ाइल नहीं है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। एंड देन तुम्हारे पास एक नया सोर्स फ़ोल्डर आ गया जिसमें तुम्हारा सोर्स कोड होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। टारगेट बेसिकली होता है कि जब तुम कुछ पैकेजिंग करते हो, तो गेम की मान लो तुम पैकेजिंग करनी है, तो हर फॉर्मेट के लिए तुम्हें टारगेट चाहिए होता है। तो जो ये वीडियो टारगेट है, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट का टारगेट है। एडिटर मतलब जो तुम एडिटर में शायद रन गेम करते हो, फिर तुम्हें इसके लिए इसी तरह से एक और टारगेट चाहिए होता है सर्वर के लिए। जब तुम अगर डेडिकेटेड सर्वर फ्यूचर में बनाओ, तो तुम्हें सर्वर के लिए भी टारगेट चाहिए होगा। अब ये जो सोर्स फ़ोल्डर है, इसमें जाते हैं और इसमें सारी फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी में हमने देखो जो एम्प्टी क्लास बनाई थी वो ये है, माई क्लास डॉट सी पी पी और माई क्लास डॉट एच। एंड ओ भाई, मैं उधर देख रहा हूँ, वॉइस आ रही है ना? हाँ ठीक है। और बिल्ड डॉट सी एस बेसिकली तुम्हारे बिल्ड की सेटिंग्स को सेव करता है कि जब तुम जैसे मतलब जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या क्या पब्लिक डिपेंडेंसीज़ हैं और प्राइवेट डिपेंडेंसीज़ हैं। अब तुम पूछोगे डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? डिपेंडेंसीज़ वही होती हैं कि मतलब तुम्हारा जो कोड है, जो तुम इस सोर्स फोल्डर में रखने वाले हो, वो किन किन चीज़ों पे, इंजन की किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, बेसिक मतलब है। अब ठीक है, अब इतना डीप में नहीं घुसेंगे। मैंने फिर से बंद कर दिया गलती से फ़ोल्डर। मैं खोल लेता प्रोजेक्ट। तो अब मैंने जब प्रोजेक्ट खोला डायरेक्टली, तो लिख के आया द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर बिल्ट और मिसिंग और बिल्ट विद अ डिफरेंट इंजन वर्जन, वुड यू लाइक टू रीबिल्ड नाम नाउ? नाउ अगर मैं रीबिल्ड पे यस करता हूँ तो कभी कभी तो ये रीबिल्ड कर लेगा आराम से, जबकि जब नंबर ऑफ टास्क शायद 10 या 15 से कम हो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो ये नॉर्मली कह देगा कि ट्राई बिल्डिंग फॉर ऑन सोर्स, जो कि एक बहुत कॉमन एरर है अनरियल इंजन कम्युनिटी में। और तुम बहुत जगह देखोगे कोई C++ प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो आएगा। तो चलो उसको पहले ही इसको यहाँ पे नो कर देते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ से किया जाए। तो मान लो तुम कुछ चेंज करते हो। अब मान लो मैंने ये इंटरमीडिएट फोल्डर डिलीट कर दिया और अब मैं इसको जनरेट करता हूँ विजुअल स्टूडियो फाइल्स। तो विजुअल स्टूडियो फाइल्स ये फिर से बनाएगा। अब देखो इंटरमीडिएट फोल्डर फिर से आ गया। अब कुछ फोल्डर्स होते हैं जो तुम डिलीट कर सकते हो, जैसे कि सेव्ड, इंटरमीडिएट फोल्डर, बाइनरीज जो कि इसमें है नहीं अभी, और डिराइव्ड डेटा कैशे। एक और चीज़ बस याद दिला दूँ, इंटरमीडिएट फोल्डर तभी डिलीट करना जब कुछ प्रॉब्लम हो या साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। बिकॉज जो तुम्हारा बिल्ड प्रोसेस है, मतलब तुमने गेम एक बार पैकेज किया, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम करोगे तो तुम्हारा जो टाइम लगेगा वो और बढ़ जाएगा। तो इंटरमीडिएट फोल्डर में वो सारा डेटा स्टोर करता रहता है, ताकि तुम एक बार बिल्ड करो तो वो एक ज़्यादा टाइम ले, लेकिन हर बार उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट मतलब बिल्ड्स रहें उसमें बहुत कम टाइम लेगा। तो अब हमने जब जनरेट किया विजुअल स्टूडियो फाइल, तो अब हम इसको ओपन करेंगे। अब आई एक्सपेक्ट कि लोग ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं भी विजुअल स्टूडियो में ही ओपन करूँगा। ऑल्दो मैं राइडर यूज़ करता हूँ बिकॉज राइडर अनरियल इंजन के लिए बहुत ही अच्छा है, बट इट्स अ पेड प्रोडक्ट। तो मैं विजुअल स्टूडियो 2022 के साथ ओपन कर लेता इसको। हाँ, इफ़ यू वांट टू इन फ्यूचर लाइक अनरियल इंजन पे करियर बनाना है, देन राइडर पे स्विच करना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट। एंड अब यहाँ पे कुछ रीटारगेट प्रोजेक्ट का आ गया, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता रीटारगेट में। एंड अब यहाँ पे तुम देखोगे राइट साइड सोल सोल्यूशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो UE5 है जो कि हमारा अनरियल इंजन वर्जन खुद मतलब है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो तुम देखोगे इंजन की सारी फाइल्स हैं। इंजन में हम कौन कौन सी प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, इंजन के शेडर, सोर्स, प्लगइन, प्लेटफॉर्म्स और कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ तुम्हारा गेम्स में आ जाएगा तुम्हारा चैनल प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसमें कॉन्फ़िग है, प्लेटफॉर्म है, सोर्स है और डिपेंडेंसीज है। तो इसको अब राइट क्लिक करो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम है और इसको बिल्ड पे दबा दो। तो अब आ गया ना बिल्डिंग 7 एक्शंस विद 7 प्रोसेसेस। सो अगर इसको हम डायरेक्टली वहाँ से भी रन करते, बिल्ड वहाँ से भी प्रोसेस करते तो हो जाता, बट नॉर्मली केसेस में 10 से ज़्यादा ही रहता है। तो अभी तो 7 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरे पास नंबर ऑफ कोर्स भी ठीक ठाक है, तो अगर नंबर ऑफ कोर्स कम है देन आई वुड सजेस्ट इनक्रेडिबिल्ड या कुछ इस तरह का टूल यूज़ करो जो तुम्हारा हेल्प करे सारे कोर्स की पावर यूज़ करने में। तो अब बिल्ड सक्सीड हो गया। तो अब या तो तुम 2 तरीके से इंजन खोल सकते हो, या तो यहाँ से यू प्रोजेक्ट से, या तो यहीं से।
तो यहाँ पे तुम इसको डेवलपमेंट एडिटर करके Win64 पे डीबगर खोल सकते हो या नॉर्मल रन। सो स्टार्ट विदाउट डीबगिंग मतलब एक जैसे तुम नॉर्मल इंजन खोलते हो वैसे खोलेगा। बट ये जो है लोकल विंडोज़ डीबगर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है। मान लो तुम्हारा इंजन, तुमने कुछ कोड लिखा और तुम्हारा इंजन क्रैश कर जा रहा है, और इंजन जब क्रैश करता है तो बहुत बेकार सा एक लॉग देता है, बहुत छोटा सा। मान लो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा इंजन क्यों क्रैश कर रहा है, तो तुम लोकल विंडोज़ डीबगर यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारा जो विजुअल स्टूडियो क्या करेगा, जैसे ही इंजन क्रैश करेगा तुम्हें एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ पे मतलब कि वेरिएबल का वैल्यू ज़ीरो था, या जहाँ पे भी कुछ भी नल पॉइंटर था। नल पॉइंटर बेसिकली मतलब कि किसी चीज़ की वैल्यू नल थी, मतलब थी ही नहीं, तो और तुमने उस वैल्यू से कुछ लेने की कोशिश की तो वो क्रैश कर देगा इंजन। तो वो तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो डीबगर बहुत यूज़फुल टूल है। तो हम इसको अभी तो नॉर्मल तरीके से खोलेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है इंजन क्रैश कर नहीं रहा है। सो अब बिल्ड तो ऑलरेडी हो चुका था, सक्सीडेड, तो अब इंजन खुल जाएगा। एंड इंजन खुल चुका है। सो अब अब क्या किया जाए, ठीक है। अब एक क्यूब एक्टर बताएंगे। हमारे हर एक्सपेरिमेंट हमने क्यूब ही को यूज़ किया, तो इस बार भी उसको बली का बकरा बनाया जाए। सो एक नया ब्लूप्रिंट फोल्डर बना लेते हैं, एंड एक ब्लूप्रिंट क्लास जो कि एक एक्टर टाइप की होगी। मैं अगेन फिर से बोलूँगा, अगर तुम्हें पता नहीं है एक्टर क्या है, पॉन क्या है, तो तुम एक बार कैरेक्टर क्या है, तो तुम एक बार जो बिगनर्स सीरीज़ थी वो एक बार ज़रूर से फॉलो कर लो, सो दैट यू हैव द बेसिक्स क्लियर। तो उसके बाद ये वीडियो तुम्हें ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। एंड मैं एक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ BP बेस, और जस्ट मे बी BP क्यूब। BP इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि वो नेमिंग कन्वेंशन है अनरियल इंजन का, नथिंग एल्स। और इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें देखो तो तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में कंपोनेंट्स ऐड करने का ऑप्शन है। तो अब इसमें हम एक क्यूब ऐड करेंगे। तो उस क्यूब क्या है, एक स्टैटिक मेश है, और स्टैटिक मेश में हमने क्यूब सेलेक्ट कर लिया, येलो, या ये शैम्फर क्यूब हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास क्यूब आ गया। अब हम इसके साथ कुछ भी कर सकते, इसको अब हम मैप में ड्रैग कर सकते और इतना कर सकते। तो अब हमने ब्लूप्रिंट वाला पार्ट सीख लिया, मतलब सीख क्या लिया, तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कैसे एक बेसिक ब्लूप्रिंट एक्टर बनाए। तो अब हम इसको C++ में करते हैं। तो हमें C++ में करने के लिए क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा, न्यू C++ क्लास, और यहाँ पे एक्टर क्लास सिलेक्ट कर लो। सो एक्टर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ल्ड में हम प्लेस कर सकें। तो एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं बेस क्यूब। नाउ बेस कोई वो नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, बट C++ क्यूब या कुछ C क्यूब इस तरह का देना ठीक नहीं था, तो मैंने दे दिया। एंड अब यहाँ पे तुम फोल्डर लोकेशन डाल सकते हो। तो मैं इसका लोकेशन डाल सकता हूँ एक्टर, और मे बी कोड। कोड में मैं ये तुम्हारा क्यूब चला जाएगा, उसको क्रिएट कर देंगे। तो अब यहाँ पे राइडर पूछ रहा है ट्रस्ट एंड ओपन ये, बट क्योंकि मुझे दिखाना ये विजुअल स्टूडियो में है, सो इसको अभी बंद कर देते हैं और डोंट ओपन। और अब हम इंजन बंद कर देते हैं। ओ शिट, चलो सही टाइम पे बंद हो गया। अब इंजन बंद कर देते हैं, और यहाँ पे देखो तुम्हारा जो विजुअल स्टूडियो था वो कह रहा है प्रोजेक्ट हिंदी चैनल वीडियो हैज़ बीन मॉडिफाइड। सो मतलब इसमें भी कुछ नई फाइल्स ऐड हुई हैं, तो ये कह रहा है रीलोड कर लें उन फाइल्स को। तो मैंने बोला यस कर लो भाई, हमें चाहिए ही, नई वाली फाइल्स तो ज़रूरी हैं। ठीक है। हम्म अब क्या करना है, अब सोर्स में जाओ तुम्हारे इस फोल्डर के, और यहाँ पे तुम्हारे कोड में देखो, कोड करके एक नया प्रोजेक्ट वो फोल्डर बन गया है। इसमें हमारे पास है basecube.cpp और basecube.h। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अब तुम देखो, अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है, मान लो सब सही है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अब तो बिल्ड हो जाना चाहिए ना, बट ये बिल्ड होगा नहीं। इसको बिल्ड करते हैं। तो अब देखो लिख के आ गया, कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल कोड बेस प्लगइन, सॉरी बेस क्यूब। सो इसको फिक्स करने का क्या है कि वो देखो बेस क्यूब और बेस क्यूब.h और CPP दोनों एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं। बट जो तुम इसका इंक्लूड देख रहे हो, इंक्लूड का क्या मतलब है, ये ट्राई कर रहा है उस फाइल का रेफरेंस लेने का, बट वो कहाँ से कर रहा है, फिर से कोड फोल्डर में जाके।
बट कोड के अंदर कोड तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसको फिक्स करने का बहुत सही तरीका है, बस फोल्डर का नाम हटा दो एंड उसमें भी चेक कर लो नहीं है तो बस हो गया। अब इसको अगर मैं राइट क्लिक करके बिल्ड करता हूँ तो हो जाना चाहिए। देखो बिल्ड सक्सीड कर गया। सो मतलब वो फोल्डर के अंदर फोल्डर ढूंढ रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। ये एक अनरियल इंजन का वेरी नोन बग है, स्टिल अनरियल इंजन ने सॉल्व नहीं किया, तो आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे लिखा है तो अनरियल इंजन ने रिसेंटली, वेरी रिसेंटली एक विजुअल स्टूडियो के साथ प्लगइन निकाली है। सो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। वो थोड़ा सा तुम्हें बता सकती है कि मतलब ब्लूप्रिंट और सी प्लस प्लस में अच्छा कनेक्शन में हेल्प है। सो अभी तो मैंने नहीं यूज़ किया उसको ज़्यादा, तो आई डोंट हैव मच वर्ड्स अबाउट इट, बट ठीक है। अब हमारे पास जब क्यूब आ गया तो अब क्यूब का हम थोड़ा सा कोड देखते हैं। अब डॉट एच और डॉट सी पी पी फाइल, इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो बेसिकली होता क्या है, डॉट एच फाइल जो होती है उसको हम हेडर फाइल कहते हैं, और डॉट सी पी पी फाइल को हम इम्प्लीमेंटेशन फाइल नॉर्मली कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो डॉट एच फाइल है उसमें तुम सारे फंक्शंस डिफाइन करते हो। ये सेम उसी तरह का है कि अगर मैं इंजन खोल सकता इस समय तो मैं रुको तुम्हें खोल के डिफरेंस बता देता, बिकॉज फ्यूचर में यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा यूसेज होने वाला है। तो जो तुम्हारी डॉट एच फाइल है, मान लो मैंने इसमें मैं क्यूब वाला एक्टर खोल लेता, ठीक है। अब इसमें हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो इसमें वेरिएबल हो गया हेलो। इसी तरह जो हेलो कोड है, अब हम उसको यूज़ करने के लिए ये ग्राफ यूज़ करेंगे। अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, कुछ करना है, तो हम किस में करेंगे, ग्राफ में करेंगे। इसी तरह सी प्लस प्लस में जो तुम्हारे ये फंक्शंस हैं, जो तुम फंक्शंस यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो, ग्राफ बनाया, फंक्शंस डिफ़ाइन किए, नए फंक्शंस बनाए, जैसे ये फंक्शन बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, या तुमने मैक्रो बनाया या वेरिएबल बनाया, ये हमेशा हेडर फाइल में होगा। तुम सारे फंक्शंस जो भी हैं वो सब तुम हेडर फाइल में इम्प्लीमेंट करोगे। और जो तुम्हारा कोड है, जो बेसिक उस मतलब तुमने फंक्शन बनाया है जो उसको यूज़ करना है कैसे, मतलब वो फंक्शन मतलब क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, वो तुम इम्प्लीमेंटेशन फाइल में करोगे जो कि होगी डॉट सी पी पी। सो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक बिगिन प्ले ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा लंबा देख रहे होगे, बिगिन प्ले अगर तुम सी प्लस प्लस अरे ब्लूप्रिंट में करोगे तो सिर्फ बिगिन प्ले लिख दोगे, नोड आ जाएगा। बट अनरियल इंजन सी प्लस प्लस में क्या है कि तुम्हें वर्चुअल वॉइड बिगिन प्ले ओवरराइड लिखना पड़ता है, या अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन उसके पेरेंट से लेना है, बिकॉज जो बिगिन प्ले फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाइड है, और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस बेस क्यूब में। मतलब एक्टर का ऑब्जेक्ट, एक्टर का एक फंक्शन था बिगिन प्ले, और हमने उसको उस पेरेंट फंक्शन से इनहेरिट किया है, तो हमें वर्चुअल वॉइड बुलाना पड़ता है। तो ये सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के साथ तुम बुलाओगे जिनको तुम एक एक्टर क्लास में से ले रहे हो, जैसे कि बिगिन प्ले, टेक, या ऐसे इवेंट एंड प्ले, डिस्ट्रॉय, ऑन पोस्ट लॉगिन, इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही मतलब पेरेंट में डिफाइंड होते हैं, और तुम्हें उनका चाइल्ड बनाना होता है, तो फिर तुम उसको डॉट एच फाइल में को करोगे। सो ठीक है, ये सब बातें साइड में रखते, अभी हम देखते हैं कि हम दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया था, अभी हमने एक क्यूब ब्लूप्रिंट में बनाया था। तो इस ये भी एक क्यूब बन तो गया, क्लास तो क्यूब बन गई, बट एक्टर क्यूब बन गया इसमें, बट हमारे पास मेश नहीं है, तो हमें एक मेश डिफाइन करनी पड़ेगी। सो हम उसको पब्लिक में डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी स्टैटिक मेश का। नाउ द मेन रीज़न इज़ कि हम उसको ताकि कॉल कर सकें सारे चाइल्ड फंक्शन और किसी से भी, एग्जैक्टली लाइक ब्लूप्रिंट्स। सो अभी इसके नीचे हम एक यू प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो यू प्रॉपर्टी और यू फंक्शंस अनरियल इंजन के बेसिक हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यू फंक्शंस क्या होते हैं, सो यू फंक्शंस होते हैं सारे जो तुम्हारे नॉर्मली फंक्शन है, जो कोड वाले फंक्शंस हैं। जैसे ये एक यू फंक्शन है, एक ये यू फंक्शन है, बिगिन प्ले एक यू फंक्शन है, और यू प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स। बस हम वेरिएबल्स और फंक्शंस का यूज़ करके गेम बना सकते हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो एक अब यू प्रॉपर्टी बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी हम कहीं से भी एडिट कर सकते हैं या विजिबल कहीं भी रख सकते हैं। सो दो चीज़ें हैं, सी प्लस प्लस में तुम किसी भी क्लास का रेफरेंस लेके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। मान लो मैंने एक वेरिएबल जो बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ स्टैटिक मैश के क्यूब का, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या वो दिख सकता है गेम में,
क्या वो उसकी लोकेशन क्या है। तो मान लो इस वेरिएबल की जो भी मैं अभी प्रॉपर्टी बनाने वाला हूँ, उसकी वेरिएबल एक वेरिएबल है जो कि है कि प्लेन मूव कर रहा है। प्लेन मतलब एरोप्लेन मूव कर रहा है। तो मान लो अभी मैं बस इसके एक इंटर डाल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि बूल है, मतलब बूल मतलब बूलियन, ट्रू या फॉल्स, इज प्लेन मूविंग। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। तो इसको क्या यही सिर्फ जो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वही एडिट कर सकता है, या कोई भी क्लासेस में से मैं माई क्लास से भी इसको एडिट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि माई क्लास भी इसको एडिट कर सके तो मैं इसको रखूँगा एडिट एनीवेयर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करूँ वही क्लास एडिट कर सके, बट बाकी सारी क्लासेस देख ज़रूर सकें, कि जैसे मान लो माई क्लास डॉट सी पी पी जो है वो एक विजिट है। विजिट जानते ही होगे, जो यू आई स्क्रीन पे आती है। तो विजिट को तो हमें स्पीड बतानी पड़ती है कि प्लेन की क्या स्पीड है। तो अगर वो देखने के लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि प्लेन मूव कर रहा है या नहीं। तो हमें क्या चाहिए होगा, इस प्लेन मूविंग का वेरिएबल। तो हम अगर इसको हम रखते हैं विजिबल एनीवेयर, विजिबल एनीवेयर, तब हम इस प्लेन की मूवमेंट ले पाएंगे कि मतलब प्लेन मूव कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम ये ले पाएंगे, लेकिन उस माई क्लास डॉट सी वी पी से एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसी तरह अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं रखना अभी। मुझे कुछ और वेरिएबल बनाना है। फिर द सेकंड प्रॉपर्टी जो तुम इसमें रख सकते हो, तो इस यू प्रॉपर्टी के जो ब्रैकेट है उसमें तुम सारी प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो कि इसका नाम क्या होगा, अरे सॉरी, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जैसे क्या ये दूसरी क्लासेस से एडिट कर सकती हैं, इसकी कैटेगरी क्या होगी, ब्लूप्रिंट में इसको तुम किस नाम से डिस्प्ले कर सकते हो, या एक वो भी सेटिंग होती है। ऑल दो मैं दूसरी सेटिंग भी दिखाऊंगा। तो अब इस दूसरा वेरिएबल होता है, वो होता है ब्लूप्रिंट एडिट एनीवेयर। अब जैसा कि विजिबल एनीवेयर में तुम कहीं से भी वो करवा सकते हो, वो मतलब अरे सॉरी, ब्लूप्रिंट एनी एडिट एनीवेयर बोल रहा हूँ, ब्लूप्रिंट रीड राइट। सो ब्लूप्रिंट में भी जब ये एक्सपोज करेंगे, मान लो बेस क्यूब को हमने ब्लूप्रिंट में एक्सपोज किया, तो क्या जो ये वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं इसको ब्लूप्रिंट सिर्फ पढ़ सकता है या ब्लूप्रिंट इसको एडिट भी कर सकता है। तो अभी तो हम इसको चाहते हैं कि एडिट भी कर पाए, तो हमने रीड राइट कह दिया। बट अगर मैं इसको रीड ऑनली भी कह दूं तो भी चलेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है इसमें जो हमें नॉर्मली यूज़ करेंगे, वो है कैटेगरी। और ब्रैकेट लगा के तुम इसमें कैटेगरी पास कर सकते हो, जो कि हम अभी देखेंगे कैटेगरी क्या होती है नॉर्मल, कि क्या मतलब तुम ये फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ करो। तो मैं इसको भी नाम दे देता हूँ एक्टर्स में। तो अब ये एक एक्टर कैटेगरी के अंडर आएगा। मैं इसको नाम दे सकता हूँ, मान लो कस्टम फंक्शंस भी दे सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पे इसको एंटर दबाओ और यहाँ पे तुम डिफाइन करोगे कि तुम कौन सी चीज़ का तुम सी प्लस प्लस क्लास बना रहे हो। और हमें चाहिए स्टैटिक मेश, और स्टैटिक मेश डिफाइंड होता है यू स्टैटिक मेश कंपोनेंट इससे। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं क्यूब मेश। अब तुम्हें कुछ सवाल दिमाग में आना शुरू हो गए होंगे कि ठीक है भाई, आपने एक वेरिएबल बनाया यू स्टैटिक मेश कंपोनेंट टाइप का और उसका नाम क्यूब मेश रखा, बट ये यू स्टैटिक मेश कंपोनेंट मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों क्लासेस हो सकती हैं, हज़ारों तरह के वेरिएबल्स बन सकते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट क्लास ले रहे हैं। जैसे कि मान लो तुमने, मैं एक एक मिनट रुको, मैं एक गेस्ट अकाउंट खोल लूँ वरना भाई मेरी हिस्ट्री लीक हो जाएगी। ये मैंने, मुझे मान लो एक स्केलेटल मेश बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, स्केलेटल मेश UE4, और यहाँ पे आ जाएगा अनरियल इंजन डॉक्यूमेंटेशन। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमें स्केलेटल मेश क्या है, कंपोनेंट में ऐड करते हैं ना, तो स्केलेटल मेश कंपोनेंट। तो तुम इसका एग्जैक्टली नाम कॉपी कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हें नाम अब हर चीज़ का तो पता नहीं रहेगा। जैसे तुम देख ही सकते हो डीबग स्केलेटल मेश, प्रिमिटिव कंपोनेंट, सीन कंपोनेंट, एक्टर कंपोनेंट। तो इसका तुम नाम
कॉपी कर सकते हो। इसी तरह कंपोनेंट्स में तुम विजेट कंपोनेंट भी ऐड करते हो कभी कभी, कभी कभी तुम एक चाइल्ड एक्टर भी ऐड करते हो। तो अब इसी तरह तुम कंपोनेंट ढूंढ सकते हो उसके, चाइल्ड एक्टर कंपोनेंट, और तुम्हें अनरियल इंजन बता देगा कि उस कंपोनेंट का क्या एग्जैक्टली नाम है। नॉर्मली वो तुम जो सोच रहे हो वही नाम होता है, तो वो दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे हमेशा एक रहेगा एक इंक्लूड। अब ऑटोमेटिकली राइडर जो है मेरे लिए नॉर्मली इंक्लूड हमेशा ऐड कर देता है, तो मुझे वो ऐड नहीं करना पड़ता। बट जो विजुअल स्टूडियो है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करेगा। तो मान लो मुझे यूज स्केलेटन स्टैटिक मैश का इंक्लूड देखना है। इंक्लूड क्या करेगा, यू स्टैटिक मैश की प्रॉपर्टीज़ इस फाइल या क्लास में इंपोर्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टैटिक मैश कंपोनेंट सी प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया यू स्टैटिक मैश कंपोनेंट। मैंने इसको ओपन किया और हमारा इंक्लूड है ये कंपोनेंट्स स्टैटिक मैश कंपोनेंट डॉट एच। सो हमने इसको कॉपी किया और जनरेटेड डॉट एच से पहले पेस्ट कर दिया। हमेशा हेडर फाइल में उसकी जनरेटेड फाइल लास्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो अब तुम्हें लगता है ये कोड कंपाइल करेगा? यप, हमेशा करेगा। तो इसको हम बिल्ड करते हैं। भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कहीं। ओ ओके। ओके, प्रॉब्लम मिल गई। मैंने विजिबल की स्पेलिंग गलत लिखी है। अब सही है, होपफुली अब नहीं क्रैश करेगा। तो बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भाई, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ एज़ यूजुअल। ओह सॉरी, मैं प्ले क्यों कर दिया भाई, अभी और कोड लिखना था। बट ठीक है, अभी कुछ दिखाता मैं पहले। तो अब हमने एक क्लास खोल ली जो कि है हमारी क्यूब, जो कि पेरेंट एक्टर है जिसका एक्टर है। तो अब इसको डिलीट करते हैं। तो अब तुम देख रहे हो हम यहाँ पे स्टैटिक मैश का एक रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और ये स्टैटिक मैश कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक और राइट क्लिक करके ब्लूप्रिंट क्लास बनाएंगे जो कि इनहेरिट करेगी। इनहेरिट मतलब जैसे कि ये पेरेंट क्लास है, हम इसको पेरेंट क्लास मानेंगे बेस क्यूब डॉट एच को, और इसका एक ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे। तो अब इसको ब्लूप्रिंट क्लास सेलेक्ट करो और यहाँ पे सर्च करो बेस क्यूब। तो हमें यहाँ पे बेस क्यूब एक एक्टर मिल गया जो कि एक्टर से इनहेरिट करता है। तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब तुम इसको नाम दे दो सी प्लस प्लस क्यूब। जस्ट अभी के लिए मैं ऐसा नाम दे रहा है अजीब सा। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें तुम देखोगे वेरिएबल्स में तुम्हारा क्यूब दिखा नहीं रहा है। बट तुमने तो क्यूब बनाया है और वो कंपाइल हुआ है, तो वो कहाँ दिखेगा। तो अब मैं इवेंट ग्राफ में जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ क्यूब के लिए। आ गया तुम्हारा। तो वेरिएबल्स में कस्टम फंक्शंस जो कि नाम हमने रखा था उस कैटेगरी का, कस्टम फंक्शंस जबकि होना चाहिए था कस्टम वेरिएबल्स, बट ठीक है। फंक्शंस का हमने नाम रखा था कस्टम फंक्शंस। तो मैं कैटेगरी नेम से भी सर्च कर सकता हूँ। तो अब आ गया गेट क्यूब मैश, और तुमने इसको ले लिया। अब क्यूब मैश पे तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो अगर वो रीड राइट है। बट अभी सिर्फ रीड ऑन लिया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता नॉर्मली। सो इसको कंपाइल कर लो पहले तो, और अभी क्लोज कर दो। मैंने सेव कर दिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन फ़ाइल में जाओ। इम्प्लीमेंटेशन फ़ाइल में है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली मतलब यही है कि जब जब भी इंजन बिल्ड होगा, मतलब गेम रन करेगा, तो ये चीज़ सबसे पहले होगी। इवेंट बिगिन प्ले से भी पहले। बिगिन प्ले कब रन करता है, जब तुम्हारा गेम रेडी हो गया हो, कंस्ट्रक्शन सब पूरे गेम का कंप्लीट हो गया हो, तब बिगिन प्ले रन करेगा। बट ये जो है ये मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आइटम
स्पॉन करने के लिए या उस तरह की चीज़ों के लिए। ये सिर्फ तब यूज़ करोगे कंस्ट्रक्टर में तुम सारे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ करोगे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करोगे। सो जैसे कि तुम देख सकते हो कि एक्टर क्या टिक कर सकता है, टिक तुम जानते ही हो जो हर फ्रेम पे रन करता है, तो वो ट्रू है तो मतलब ये एक्टर टिक कर सकता है। अब यहाँ पे एक एंटर दबाते हैं और अपनी क्यूब वाली मैश को लाते हैं, ठीक है। और अभी जैसे कि हमने इंजन खोला तो तुमने देखा ही कि वो कंपोनेंट्स में लेफ़्ट साइड नहीं आ रहा था क्यूब, तो हम उसकी स्टैटिक मैश सेट नहीं कर सकते। अब जो ये तुम्हारा क्यूब मैश है, इसको हम लिखेंगे क्रिएट, ओस भाई गलत स्पेलिंग, क्रिएट डिफ़ॉल्ट सब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दो, और दो ये बनाएंगे एंड एक सर्कल, और इसको एंड कर देंगे। सो हम एक डिफ़ॉल्ट सब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मतलब इंजन को पता चल जाएगा एक रजिस्टर, मतलब एक इंजन रजिस्टर कर लेगा कि भाई ये कंपोनेंट है, उसको मुझे सब ऑब्जेक्ट की तरह लेना है। तो अंडर मतलब जब तुम इंजन खोलोगे तो उसमें भी दिखने लगेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें वैल्यू पास करनी है, तुम जैसा कि देख सकते हो, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तो पहले वाले ब्रैकेट में हमें ये बताना पड़ता है कि ये किस चीज़ का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो क्या है, यस स्टैटिक मैश कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्टैटिक मैश कंपोनेंट। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल को मैं कैसे कंपोनेंट वाली लिस्ट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, किस नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल में, पूरा कैपिटल, फिर एक ब्रैकेट में टेक्स्ट के बाद एक ये लगा दो कॉमा, अरे मतलब सॉरी क्या कहते हैं भाई इसको, ऊपर वाले को मैं भूल गया। और यहाँ पे नाम दे दो क्यूब मैश। नॉर्मली अनरियल इंजन में कन्वर्जन यही है कि जो ये क्यूब मैश है उसका नाम इससे मैच करना चाहिए, बट कंपलसरी नहीं है, बट सजेस्टेड है। और अब यहाँ पे हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, हो गया ना ब्रैकेट कंप्लीट, यप। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहले तो बिल्ड करेगा, और अब इंजन वाली क्लासेस खोल लेते हैं। और सी क्यूब में तुम आप देख सकते हो कि आ गया सी क्यूब मैश, क्यूब मैश। तो अब तुम देख सकते हो इसकी तुम क्यूब मैश एडिट कर सकते हो और तुम इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर सर्च करें क्यूब और कंपाइल सेव, तो अब ये तो क्यूब हमारा था बीपी क्यूब, और अब ये हो गया हमारा सी क्यूब। डन, दोनों अब हमने सक्सेसफुली क्यूब बना लिया। थोड़ा सा लंबा मेथड हाँ ऑनेस्टली है, बट अगेन तुम्हारा गेम ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लूप्रिंट एकदम बहुत ही बेकार है, बट सी प्लस प्लस नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है फॉर वेरी बिग गेम्स और इवन फॉर स्मॉलर गेम्स जो तुम मोबाइल के लिए बना रहे हो या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए बना रहे हो। सो तुम बेसिक समझ गए होगे। सो हमने क्यूब सक्सेसफुली एक बना लिया, उसका जो कंपोनेंट था उसको रजिस्टर भी कर लिया। सो एक हमारे पास अचीवमेंट हो गई। सो इस वीडियो में तो हम यहीं तक रखेंगे इस बात को, एंड अगर रिक्वेस्ट लोगों की आई तो हम एक नई सीरीज़ भी शुरू कर सकते हैं सी प्लस प्लस के लिए। बट आई वॉन्ट टू सी कि क्या लोग सी प्लस प्लस सीखने में इवन लाइक इंटरेस्टेड भी हैं। एंड अगर ज़ीरो वॉच आवर्स आए तब मैं समझ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। बट ऑनेस्टली मुझे सी प्लस प्लस बहुत सही लगती है, बहुत सही, मच बेटर देन ब्लू प्रिंट्स, बट जस्ट बिकॉज आई लव इट। सो ठीक है, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड अगर तुम्हें सी प्लस प्लस के बारे में और सीखना है, तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे करने हैं, तो तुम इंग्लिश वाला चैनल चेक कर सकते हो। 90% वीडियोस इंग्लिश में है, अरे सॉरी 90% वीडियोस सी प्लस प्लस में है, 10% जो कि नॉर्मली जो मैं बहुत डीप वाले वीडियोस नहीं बनाता वो ब्लू प्रिंट में होते हैं, वो नॉर्मली व्यूज़ के लिए होते हैं। बाकी जो 90% है वो व्यूज़ उसमें कम है, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा होता है। रिस्पॉन्स का मतलब समझ जाना, ठीक है। लाइक्स लाइक्स गलत चीज़ से मत समझो। एंड दैट इज़ इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।